हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। ठीक है। इससे पहले हमने इस सब्जेक्ट में पढ़ा है कि बेसिक टर्म्स क्या होती हैं, बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं, अकाउंटिंग क्या होती है। उसके बाद में कौन सी बुक्स होती हैं, ठीक है, कैश बुक, लेजर, जर्नल, ठीक है, ये सब कैसे होती है, इनमें अकाउंटिंग कैसे की जाती है। उसके बाद फिर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वो कैसे बनाए जाते हैं, उनको बनाने के लिए उनमें क्या क्या एडजस्टमेंट किए जाते हैं, ठीक है, रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर, असेट, लायबिलिटी, ये सब क्या होते हैं, कैसे दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब की हमने बात की है। अब हम शुरुआत कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अकाउंटिंग कैसे कैसे की जाती है। उसमें पहला हम आज पढ़ रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, और ये एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है क्योंकि पिछली बार भी इससे क्वेश्चन आया है, और लगभग हर पेपर में अगर अकाउंटिंग जहाँ भी आती है तो एक से दो जगह ये या तो क्वेश्चंस में या ऑप्शंस में रहता है, क्योंकि ये अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जैसा नाम से हमें पता लग रहा है कि नॉट फॉर प्रॉफिट है, ठीक है, तो इनका थोड़ा सा अलग रहता है। इनमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इतनी महत्ता नहीं है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है वो जितना और चीजें हैं, ठीक है। इनकी रेपुटेशन इससे बनती है कि ये जो जिस पर्पस के लिए बने हैं उस पर्पस में कितना कर पा रहे हैं। एजुकेशन के लिए तो कितनी एजुकेशन दे पा रहे हैं, हेल्थ के लिए तो कितने हॉस्पिटल्स हैं, मतलब क्या ये जनता की सेवा कर पा रहे हैं, उस हिसाब से इन्हें अनुदान मिलते हैं, डोनेशन मिलते हैं गवर्नमेंट से, और सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इनका इंपॉर्टेंस जो है प्रॉफिट से ज्यादा और चीजों में होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हर जगह मिलते हैं, ठीक है। अब बच्चे पूछ लेते हैं कि सर पिछली बार क्वेश्चन आया था तो इस बार भी आएगा क्या। ऐसा नहीं होता, और ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो चीज आ गई वो आएगी जरूर, लेकिन क्या है कि अगर कोई चीज आपको पेपर में मिल रही है रिपीटेडली, इसका मतलब यह है कि वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, और उसके आसपास से या उससे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी डायरेक्ट पूछ लिया, कभी घुमा फिरा के पूछ लिया, कभी इधर उधर से पूछ लिया, कभी डीप में पूछ लिया, कभी ऊपर पूछ लिया, लेकिन चीज इंपॉर्टेंट है तो उसको पढ़ना उतना ही जरूरी बन जाता है। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा शुरुआत करने से पहले कि कुछ भी, कोई वीडियो, कोई चैप्टर या कोई टॉपिक जो भी आप फॉलो करते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, उसे अगर आप शुरू करते हैं तो खत्म जरूर कीजिए, ठीक है। कोई भी चीज अगर पढ़िए तो पूरी पढ़ी, वीडियो देखिए, कुछ भी कीजिए उसको पूरा कीजिए, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि यहाँ पे अधूरे ज्ञान से बहुत नुकसान हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पेपर है, और अधूरे ज्ञान से हम गलत जो ऑप्शन है वो टिक कर सकते हैं। इसलिए कोई भी चीज अगर पढ़िए तो उसको पूरा पढ़िए, क्योंकि जब पूरा आप पढ़ते हैं तभी आपकी वो पूरी पिक्चर दिमाग में क्लियर होती है। अगर एक चीज को आपने शुरू करके बिना खत्म किए हुए दूसरी चीज शुरू कर दी तो वो दोनों चीजें अटक जाती हैं। इसलिए जब तक आप पूरा खत्म ना कर लें किसी चीज को, ठीक है, शुरू करके, तब तक आप दूसरे में मत जाइए, उसको फंसाइए मत, ठीक है। एक चीज अगर आप शुरू करते हैं तो उसको खत्म जरूर कीजिए, ठीक है। कोई भी चीज हो, वीडियो ही हो, टॉपिक हो, चैप्टर हो, कुछ भी हो, ठीक है, उससे आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर होती है। जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो तो इसको आपने पढ़ लिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसके साथ ही आप जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल का आपने कुछ और खोल लिया, कि सब्जेक्ट का कुछ और खोल लिया। उससे क्या है कि चीजें मिक्स होती हैं, और हर सब्जेक्ट यहाँ पे जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो देखेंगे, ठीक है, जो मैं अभी से देख पा रहा हूँ, कि ये सब इंटरकनेक्टेड है, सब कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे में मिलते हैं, ठीक है। तो वो चीजें उस तरीके से फंस जाती हैं जो हमें अधूरे ज्ञान के आधार पर गलत टिक करवा देती है। तो इसलिए ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली होते क्या है, ये किसी स्पेसिफिक काम के लिए बने होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स के लिए, हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए, ठीक है। कोई ग्रुप बना है वो शादियां करवाता है लड़कियों की, कोई कोई मंदिर के लिए है, मतलब अलग अलग ट्रस्ट टाइप से आप कह सकते हो, या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो एक पर्टिकुलर काम के लिए बनते हैं, ठीक है। इनमें जो प्रॉफिट कमाना मेन उद्देश्य नहीं है इनका। इनका उद्देश्य है कि जिस काम के लिए बने हैं उस काम को कर पाए, ठीक है। इनकी रेपुटेशन इससे बनती है कि उस काम को कितना कर पाए। जैसे कोई हॉस्पिटल्स चल रहे हैं तो उनमें कितने लोगों का इलाज होता है, कोई स्कूल्स चल रहे हैं तो उनमें कितने बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, और ये कहाँ कहाँ ब्रांच ओपन कर रहे हैं, कितने और लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर इन्हें प्रॉफिट हो रहा है तो ये और खोलते जाएंगे ब्रांचेस। तो इस तरीके से इनका महत्व होता है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कि इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या बेसिकली होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो अलग अलग स्पेसिफिक ग्रुप्स के रूप में पब्लिक एट लार्ज मीन्स पूरी जन सामान्य के लिए, उसमें आप कास्ट, क्रीड, कलर मीन्स आप जाति, धर्म, रंग, भाषा, ये सब ना देखते हुए, आप इसका जो सोल एम है, जो एकमात्र उद्देश्य होता है, वो सेवा करना मीन्स जो जिस फील्ड में ये है उस फील्ड में किस तरीके से लोगों का ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, रिक्रिएशन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जिसमें ये
काम करते हैं, वहां पे फिर ये लोग कास्ट, क्रीड, कलर ये सब नहीं देख सकते। ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट हो सकते हैं, सोसाइटीज हो सकती हैं, और इनमें जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेंबर्स कहते हैं। ठीक है, कि मेंबरशिप फिर लेनी पड़ती है, लाइफ टाइम मेंबरशिप, ये सब आपने शब्द सुने होंगे। ठीक है, तो कहीं आप जाते हैं तो मेंबरशिप प्रोग्राम चल रहा होता है। ठीक है, किसी मंदिर में आप गए, किसी हॉस्पिटल में आप गए, तो पता लगता है कि ये एक नई इसका ब्रांच चालू हो रही है, उसके लिए आप दान दीजिए। ठीक है, तो वो सब मेंबर्स बनते हैं। ठीक है, और आप उससे ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन आप कहीं गए और आपका फायदा हो गया और आपने भी उसमें दान दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इनके नॉन अननोन, गवर्नमेंट भी दे सकती है, कोई भी दे सकता है, इस तरीके से ये चलते हैं। ठीक है, और इनके अफेयर्स मैनेज किसके द्वारा होते हैं, मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो कि इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स। तो इसके मेंबर ही जो है एक इलेक्टिव कमेटी बना लेते हैं। ठीक है, और इनके मेन सोर्स क्या होते हैं इनकम के, इनके इनकम के मेन सोर्स होते हैं सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम मेंबर्स, वो तो सबसे बड़ा सोर्स है इनका। उसके बाद है डोनेशन, ठीक है, दान। उसके बाद है लेगेसी यानी विरासत। ठीक है, कोई इनके नाम कुछ कर गया। उसके बाद ग्रांट इन एड, ठीक है, कोई अलग से ग्रांट दी जा रही है, या फिर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ये इनका जो कैपिटल फंड, जनरल फंड जिसकी हम बात करेंगे, उसमें सारा अपना डालते जाते हैं, और फिर उससे ये इन्वेस्टमेंट भी अगर करते हैं तो इनको जो इंटरेस्ट उस पर मिलता है, ठीक है, वो भी इनका इनकम है। ठीक है, इनका जो एक फंड बनाया जाता है वेरियस सोर्सेज से लेके, उसको एक कैपिटल या जनरल फंड बोलते हैं, उसी में सब डालते जाते हैं। जैसे कैपिटल होती है हमारे किसी बिजनेस में जो एक ओनर की होती है, वैसे ये कैपिटल की जगह कैपिटल फंड उसको कह देते हैं, या जनरल फंड। और प्रॉफिट होता है तो कैपिटल से में ऐड होता था, और लॉस होता था तो कैपिटल से जाता था। उसी तरह इनका कुछ भी एक्सेस है या डेफिसिट है, जो भी है, वो कैपिटल फंड या जनरल फंड में जाता जाता है। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, वो उनका रेपुटेशन जो है वो ओनर सेटिस्फेक्शन या फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन के आधार पे कमाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि उनका काम वो कितना कर पा रहे हैं उससे मतलब है, ज़्यादा मतलब इनके प्रॉफिट से नहीं होता। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग क्यों करते हैं। क्योंकि जो भी मेंबर आपको अनुदान दे रहे हैं, या फिर जितने भी आपके मेंबर हैं, या गवर्नमेंट दे रही है, या कोई भी आपकी बैलेंस शीट या आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखना चाहेगा कि आप खर्चा कर कहाँ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो मैनेजर है वही सब दबा रहा है। ठीक है, तो उस पर्पस के लिए इनको अकाउंटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, और इनके जो अकाउंटिंग है वो 3 खाते ये मेंटेन करते हैं। एक है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा है बैलेंस शीट। तो इसी पे क्वेश्चन पूछा गया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहाँ पाया जाता है, आंसर था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से ये चीज होती है। ठीक है, इन तीनों खातों को हम अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट जैसा नाम से स्पष्ट है कि ये आपका जो भी रिसिप्ट आ रही है उनको रिसिप्ट में लिख देगा, जो भी पेमेंट आ रही है उनको पेमेंट में दिखा देगा। ठीक है, इसमें कोई कैपिटल रिसिप्ट या कोई कैपिटल पेमेंट का कुछ अलग नहीं है। मीन्स कैपिटल हो या रेवेन्यू हो, हमने 2 तरह की रिसिप्ट पढ़ी थी और 2 तरह की पेमेंट पढ़ी थी, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू पेमेंट। कैपिटल हमने बड़े के लिए और रेवेन्यू छोटे के लिए। मीन्स आपका डे टू डे खर्चा जो हो रहा है वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस था। ठीक है, और जो आपका लंबा खर्चा है, ठीक है, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, कैपिटल एक्सपेंडिचर था। ठीक है, जैसे कोई बड़ी आपने असेट ले ली, बड़ा खर्चा कर दिया फर्नीचर पे या कुछ भी, तो वो लंबे टाइम के लिए जो इस अकाउंटिंग पीरियड में नहीं आता वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, और जो इस अकाउंटिंग पीरियड में आता था वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। ठीक है, ऐसे ही कोई ऐसी रिसिप्ट जिसके लिए आपको ऑब्लिगेशन हो जाता है उसको पे करने का, जैसे कोई फिक्स्ड असेट आपने बेच दिया, कोई लोन ले लिया, ठीक है, वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट थी। और ऐसी रिसिप्ट जिसके लिए आपको कुछ बेचना नहीं पड़ रहा, मतलब जो जिसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं बन रही थी आपके ऊपर, जैसे आपके सेल करते हो आप, ठीक है, या फिर आपका इंटरेस्ट डिविडेंड जो भी मिलता है, ऐसी रिसिप्ट जिस पे आपको ऑब्लिगेशन नहीं बनती कुछ देने की, वो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट थी। ठीक है, तो वो डिवाइडेशन यहाँ पे नहीं है बिल्कुल। इवन टाइम का भी डिवाइडेशन नहीं है। जो रिसिप्ट आ गई वो रिसिप्ट में है, जो पेमेंट आ गई वो पेमेंट में, मीन्स जो पेमेंट कर दी वो पेमेंट में, जो रिसिप्ट आ गई वो रिसिप्ट में है। वो इस अकाउंटिंग पीरियड की है या नहीं इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये शुरू होगी वो आपके किस तरीके से होगी, सिंपल एक कैश बुक की तरह काम करेगी। कैश बुक जो हमने पढ़ी थी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में, तो ये सिंपल एक कैश बुक की तरह काम करेगी। और आपके जो भी बैलेंस है बैंक में, ठीक है, या फिर आपके पास कैश है, उससे शुरू होगी। ठीक है,
डेबिट साइड पे, और जब ये एंड होगी, ठीक है, तब जो आपके पास बैंक में अकाउंट है उसको आप लिख दोगे क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में एंड होगा बैलेंस आपके पास बैंक में कितना है, और अगर कोई ओवरड्राफ्ट है, ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट आपका खत्म होगा डेबिट साइड पे और फिर शुरू होगा वो क्रेडिट साइड से। ओवरड्राफ्ट आपको पता है बैंक का क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन है किसी कंपनी के, उस आधार पर बैंक कुछ ओवरड्राफ्ट मीन्स पैसा नहीं है आपके अकाउंट में फिर भी निकालने का देती है, वो एक तरीके से लोन आप उसको कह सकते हो। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ये आपका जब एंड होगा सेशन का, तो ये रहेगा डेबिट साइड में और शुरुआत में क्रेडिट साइड में रहेगा। इसका उल्टा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक जो है वो क्रेडिट साइड में एंड होंगे और शुरुआत होगी एज इट इज डेबिट साइड में, ठीक है, रिसिप्ट्स में। तो अब हम देखते हैं कि इसके किस तरीके से इसको मेंटेन किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक सिंपल कैश बुक की तरह काम करता है, और जो भी आपकी रिसिप्ट है उनको आप डेबिट साइड लिख देते हो, जो भी आपकी पेमेंट है आप उनको क्रेडिट साइड लिख देते हो, ठीक है। और इसमें टाइम का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे लाइफ टाइम मेंबरशिप आ गई तो वो तो लाइफ टाइम मेंबरशिप हमेशा के लिए आ गई, लेकिन आप उसको दिखाओगे फिर भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसी अकाउंटिंग पीरियड का आप दिखाओगे। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कैपिटल नेचर या रेवेन्यू नेचर भी इसमें आप कुछ नहीं दिखा रहे हो, ठीक है। वो मैंने आपको बताया कैपिटल रेवेन्यू कुछ नहीं है यहाँ पे। डेप्रिसिएशन आप इसमें नहीं दिखाओगे आपके असेट्स का, ठीक है, वो बैलेंस शीट में आएगा और आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, यहाँ पे आप उसको नहीं दिखाओगे, ठीक है। और जो भी किसी भी तरीके से कैश है या बैंक में है उनका अलग डिवाइडेशन नहीं है, ठीक है, कि ये रिसिप्ट मेरी कैश में हुई है या मेरी बैंक में हुई है, या फिर ये मैंने कैश से पेमेंट किया है या बैंक से पेमेंट किया है। कोई अलग डिवाइडेशन नहीं है, कोई टाइम का डिवाइडेशन नहीं है, ठीक है, और कोई डेप्रिसिएशन नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल सा एक आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट का अकाउंट है जो क्रेडिट साइड में आपके बैंक और कैश एट बैंक और कैश इन हैंड से एंड होगा और वो डेबिट साइड में शुरू हो जाएगा, ठीक है। ओवरड्राफ्ट तो वो डेबिट साइड में एंड होगा, क्रेडिट साइड में शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसको आप बनाओगे कैसे? सिंपल आपका जो लेजर है आपकी या कैश बुक है उससे आप बना लोगे इसको, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं? तो देखिए, ट्रायल बैलेंस अगर आपके ऑप्शन में आता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनमें से क्या क्या बनाते हैं, और ऑप्शन एक ट्रायल बैलेंस भी रहता है, तो ट्रायल बैलेंस भी ये ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसमें उसको टिक नहीं करना है कि ये नहीं बनाते। ट्रायल बैलेंस लगभग हर ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि ट्रायल बैलेंस बेसिकली आपके जर्नल के आधार पे आप उसको देख लेते हो, ठीक है। आपकी लेजर के आधार पर सिंपल आपने उसको देख लिया कि ये मेरे जो है रिसिप्ट पेमेंट के आधार ये दोनों साइड, ठीक है, असेट्स और लायबिलिटीज आपकी मिल गई, ठीक है ना। उसमें कुछ चेंजेस भी रहेगा तो आप उसको ढूंढ नहीं सकते, वो ट्रायल बैलेंस होता है और बैलेंस शीट उसी का मतलब फिक्स फॉर्म है, उससे आप सब कुछ ढूंढ सकते हो और वो मैच करनी ही चाहिए, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस भी ये बनाते हैं। अगर पूछा जाता है कि कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं जो मेंटेन करती हैं आपकी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो 3 अकाउंट मेंटेन ये करती हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस भी ये बनाते हैं, मना नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि मतलब लेकिन ट्रायल बैलेंस उनके लिए जरूरी नहीं है कि उनको करना है, वो चाहे तो कर सकती हैं देखने के लिए बीच में, ठीक है। इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दूसरा अकाउंट जो मेंटेन करते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये आपका रेवेन्यू नेचर का है, ठीक है। जो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट था उसमें आप कोई कैपिटल कोई रेवेन्यू नहीं दिखा रहे थे, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को आप एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह देख सकते हो कि जो एक टर्म आई थी ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, मींस आपका जो आप ऑपरेशनल बेनिफिट क्या है आपका या ऑपरेशनल लॉस कर रहे हो आप, मींस आपका जो सिर्फ ऑपरेशन में खर्चा हो रहा है और या फिर आप कमा रहे हो, उन दोनों में से क्या है वो देखने के लिए ये है। इसको आप एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह सकते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को इन ऑर्गेनाइजेशंस का, ठीक है। तो इसमें आपका जो है एक्रूअल बेसिस पे होगा, यानी जो अकाउंटिंग पीरियड है उसके हिसाब से किया जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे बनाया जाएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखा जाएगा, उसमें से ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हटा दिए जाएंगे क्योंकि वो इनकम नहीं है, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट कैपिटल पेमेंट्स हटा दिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये अकाउंटिंग पीरियड के बेस पे हो रहा है, ठीक है। जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट है वो इनकम साइड में लिख दी जाएंगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, ठीक है। जो भी आपकी रेवेन्यू पेमेंट्स हैं वो सब आपकी एक्सपेंडिचर साइड लिख दी जाएंगी, ठीक है।
और कुछ चीजें हैं जो उसमें नहीं थी वो यहाँ पे आएंगी। वो क्या क्या है? डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स, डेप्रिसिएशन हमने लिया ही नहीं था उसमें, यहाँ पे लिया जाएगा। दूसरा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल असेट्स। डाउटफुल असेट्स की हमने बात की थी। डाउटफुल असेट्स क्या होते हैं? आपको लगता है कि मेरा इतना लॉस हो सकता है, तो उसी तरह इनको अगर लगता है कि भाई मेरा जो है पैसा है वापस नहीं आएगा, तो डाउटफुल असेट्स के रूप में दिखा सकते हैं। और तीसरा है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। अगर फिक्स्ड असेट्स के आपके आपने सेल किया है, ठीक है, उस पर आपका प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, जो भी हुआ है वो आप इसमें दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें नहीं जुड़ेंगी। बाकी रिसिप्ट और जो पेमेंट अकाउंट था वहां से आप आपके जो कैपिटल नेचर के थे उनको हटा देंगे, जो आपके कैश इन हैंड और कैश एट बैंक थे उसको हटा देंगे। ठीक है, और इन तीन चीजों को ऐड करके आप इसको बनाएं। तो इसमें जो भी आपका सब्सक्रिप्शंस है, डोनेशंस है, बैंक इंटरेस्ट है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, ये सब आप आउटस्टैंडिंग भी इसमें आप दिखा सकते हो। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो जो आया था और जो गया था वही आप दिखा रहे थे। इसमें क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड की आप बात कर रहे हो, तो कोई आउटस्टैंडिंग है, कोई आने वाला इंटरेस्ट आपका है, या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपने करने वाले हो, करा नहीं है, वो सब आप अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से इसमें दिखा सकते हो। ठीक है, सैलरी आप पे कर रहे हो या कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है आपका, वो सब आप एक्सपेंडिचर साइड दिखाओगे। ठीक है, और आपका किसी भी तरह का इंटरेस्ट है, चाहे वो आया है चाहे नहीं आया है, मीन्स मिलने वाला है आपको, आप उसको आपके इनकम साइड दिखाओगे। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि जो सरप्लस है आपका, यानी जो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर है, जो आपका ऑपरेशनल बेनिफिट है, उसको आप किस साइड दिखाओगे? उसको आप एक्सपेंडिचर साइड दिखाओगे, उसको आप एक्सपेंडिचर साइड दिखा के एंड करोगे। ठीक है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बाकी तो सब आप समझ ही सकते हो कि जो एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंडिचर साइड आएगा, जो इनकम है वो इनकम साइड आएगी, किसी भी तरह का हो, मिसलिनियस हो, डेप्रिसिएशन भी हो, डेप्रिसिएशन भी आपका एक्सपेंडिचर साइड ही रहेगा। ठीक है, इसमें दिखाना है आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपने नहीं दिखाया था, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि सरप्लस जो है आपका ऑपरेशनल बेनिफिट जो है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, उसको आप दिखाओगे एक्सपेंडिचर की साइड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों अकाउंट मेंटेन क्यों करने पड़ रहे हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट तो सिंपल सी उसकी समरी है कैश बुक की, कि इतना आया और इतना चला गया। ठीक है, कोई इसमें टाइम का मार्जिन नहीं है, कोई इसमें कैपिटल रेवेन्यू का डिवाइडेशन नहीं है। ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है आपका सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, इसमें रेवेन्यू नेचर ही ओनली काउंट होगा और इसमें ओनली करंट पीरियड से ही रिलेट करेगा। ठीक है, इसके डेबिट साइड में जो है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रहेंगे। ठीक है, और क्रेडिट साइड आपके इनकम्स एंड गेन्स रहेंगी। इसी तरह उसमें जो आपके डेबिट साइड है वो रिसिप्ट्स रहेंगी, क्रेडिट साइड आपकी पेमेंट्स रहेंगी। रिसिप्ट एंड पेमेंट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि डेप्रिसिएशन किस में काउंट होता है, किस में नहीं होता। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन काउंट होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं होगा। ओपनिंग बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई नहीं होगा। ठीक है, वहां पे आप कैश इन हैंड और कैश एट बैंक लेके चालू कर रहे थे। ठीक है, और बैलेंस एट द एंड रिप्रेजेंट्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा। जो हमने बात की क्लोजिंग बैलेंस की, जो एक्सपेंडिचर साइड आप सरप्लस लिख रहे हो, वो क्या बताएगा कि आपका एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर क्या है, या फिर उल्टा भी है तो भी। ठीक है, और यहाँ पे जो बैलेंस एट द एंड था आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट में, वो क्या दिखा रहा था? कैश इन हैंड या कैश एट बैंक या फिर ओवरड्राफ्ट, जो भी था वो दिखा रहा था। ठीक है, अब हम तीसरा जो इसका कंपोनेंट है जिसको मेंटेन करते हैं, बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट यहाँ पे एक ही तरीके से जैसे बनती थी पहले वैसे ही बनती है। ठीक है, असेट्स की जगह यहाँ पे आप क्या कह देते हो? कैपिटल, मींस जो आपकी असेट्स और लायबिलिटीज में जो आप कैपिटल दिखाते थे, यहाँ कैपिटल की जगह कैपिटल या जनरल फंड है। ठीक है, जिसमें आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो सरप्लस है वो ऐड कर दोगे। ठीक है, लॉस है, अगर डेफिसिट है तो वो घटा दोगे। और जो चीजें हैं जैसे एंट्रेंस फी है, लीगेसी है, लाइफ मेंबरशिप है, जो भी आपको ईयर के दौरान मिला है वो सब आप कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल की जगह कैपिटल फंड ले लेता है। जो भी चीजें हमारी आ रही हैं, ऐड हो रही हैं, वो उसमें ऐड होती जाएंगी। आपकी सारी फिक्स्ड असेट अगर नहीं इस साल में डिस्कार्ड हुई हैं या डिस्ट्रॉय हुई हैं, बेची नहीं है आपने, तो सबको आप आपकी कैपिटल में लोगे, आपकी असेट्स में लोगे। ठीक है, ठीक है, और जो भी आपके रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स का जो एडिशन है, ठीक है, वो ऐड कर दोगे और डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर से चार्ज कर लोगे। एंड रिसिप्ट और पेमेंट से जो भी आपका एडिशन है उसको आप ऐड कर दोगे, और जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर से डेप्रिसिएशन है उसको आप माइनस कर दोगे। इस तरह आपकी असेट बनेगी। ठीक है, इसको हम कंपैरिजन करेंगे
रिसिप्ट साइड के जो रिसिप्ट एंड पेमेंट के हैं, ठीक है, क्या क्या देखेंगे वहां पे हम कि सब्सक्रिप्शंस ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे सब्सक्रिप्शन जो ड्यू है लेकिन आए नहीं है, या फिर कोई इनकम एडवांस में रिसीव हो गई है। तो इनकम जो एडवांस में रिसीव हो जाती है उसको क्या कहा जाता है बैलेंस शीट के केस में? लायबिलिटी है वो आपकी, ठीक है। ऐसी जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका असेट है, उसी तरह आपकी इनकम इन एडवांस वो आपकी लायबिलिटी है, ठीक है। सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स आपने किया है तो वो आप देखोगे, असेट में आप उसकी कमी दिखाओगे। आइटम्स टू बी कैपिटलाइज्ड, ठीक है, जो डायरेक्टली आपके बैलेंस शीट में लिए जाएंगे और कहीं अभी तक नहीं आया, जैसे लीगेसी है, इंटरेस्ट है स्पेसिफिक फंड में, इस तरीके से जो भी आपके आइटम हैं जो अलग है उनको आप दिखाओगे, ठीक है। इसके बाद में हम इसी तरह से जो पेमेंट साइड है रिसिप्ट एंड पेमेंट की, या एक्सपेंडिचर साइड है इनकम और एक्सपेंडिचर की, उसको देखेंगे। और कौन कौन से ट्रांजेक्शन वहां पे हम देखेंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, आपके असेट में दिखाए जाएंगे। परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट, ठीक है, आपकी असेट बढ़ जाएगी। डेप्रिसिएशन हुआ, डेप्रिसिएशन दिखाया जाएगा। या स्टॉक है कंज्यूमेबल आइटम्स का, तो आपकी असेट होती है, स्टॉक है आपके पास, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, तो ये सब जो है ये हमको देखना है, उसके आधार पे हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में आपकी क्या क्या होगा? कैपिटल फंड होगा, कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस, उसमें आपका ऐड हो जाएगा अगर सरप्लस होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, और लेस हो जाएगा अगर डेफिसिट है, ठीक है। आपका जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर से अगर ज्यादा है तो ऐड हो जाएगी, कम है तो लेस हो जाएगी। लेगेसीज इसमें ऐड हो जाएंगी, एंट्रेंस फी ऐड हो जाएगी, लाइफ मेंबरशिप फी या क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, स्पेशल फंड डोनेशन, ये सब आपके ऐड हो जाएंगे कैपिटल फंड में, ठीक है। और क्या क्या ऐड होगा? रिसिप्ट फॉर द आइटम ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है, जो भी आपको रिसिप्ट मिली है, इनकम आपने कमाई है, ठीक है, डोनेशंस के माध्यम से, ठीक है, या फिर एक्सपेंसेस पेड आउट ऑफ फंड या डोनेशन, जो भी खर्चा आपका हुआ है वो लेस हो जाएगा। तो ये सब करके आपका नेट बैलेंस आएगा, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके दिखाए जाएंगे लायबिलिटीज में, ठीक है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको वो करने हैं, आपकी लायबिलिटी है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी है, तो ये सब आपका लायबिलिटी साइड रहेगा। असेट साइड क्या रहेगा? कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इनकम्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, ये सब आपका असेट में आएगा। कोई डेप्रिसिएशन हुआ है वो आप दिखाओगे, ठीक है, कोई आपने बेच दी है वो आप दिखाओगे, कोई खरीदी है वो दिखाओगे, तो ये सब आप असेट में दिखाओगे। तो ये तीन जो हमारे अकाउंट्स थे वो हमने देखा किस तरीके से बनेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट, कैश एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और लास्ट हमने देखा बैलेंस शीट। अब कुछ ऐसे आइटम जो और कहीं हमको नहीं मिलेंगे उनकी हम बात करते हैं, इसलिए मैंने कहा वीडियो आप पूरा देखें क्योंकि लास्ट में इनकी बात हम करने वाले हैं। तो ऐसा पहला जो आइटम है वो है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन जो है बेसिकली एक मेंबरशिप फी है जो आपकी रेगुलर इनकम है, ठीक है। अगर ये आपको लाइफ टाइम दी जाती है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप उतना ही पार्ट दिखाओगे जितना उस अकाउंटिंग पीरियड से संबंधित है, लेकिन आप रिसिप्ट एंड पेमेंट में पूरी रिसिप्ट दिखाओगे, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन आपको अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो पूरा दिखाओगे जो भी आपको मिला है, लेकिन अगर हम बात करें लाइफ टाइम मेंबरशिप ऐसा कोई चीज है जो उस अकाउंटिंग पीरियड में नहीं है तो आप उसका उतना ही भाग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाओगे, ठीक है। हम बात करते हैं डोनेशन की। तो डोनेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन और एक होता है जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब यह है कि कोई स्पेसिफिक टाइप आपने निकाला हुआ है या फिर देने वाला किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको दे रहा है, कोई भवन आपको बनवाना है, कोई ब्रांच आपको खोलनी है, कोई हॉस्पिटल में आपको अलग वार्ड खोलना है, तो स्पेसिफिक डोनेशन के लिए दिया जा रहा है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जा रहा है, इसलिए हम इसको स्पेसिफिक डोनेशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा? सीधे सीधे आपके जो लायबिलिटी साइड है बैलेंस शीट की, ठीक है, उसमें जाएगा, चाहे ये बड़ा हो या छोटा हो। इसमें आपके बिग और स्मॉल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बड़ा है कि छोटा है, इसी सीधे आपकी लायबिलिटीज में जाएगा बैलेंस शीट में, क्योंकि उसने स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया है, अब वो काम आपको करवाना है, ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए होना है इसलिए सीधे लायबिलिटी में जाएगा। अब हम बात करते हैं जनरल डोनेशन की। तो जनरल डोनेशन जो है वो सीधे सीधे आपको दिया जा रहा है, वो आपको कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं बता रहा है, जो आपके काम है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का काम है उसके लिए आपको यूज करना है, ठीक है। तो सीधे सीधे आपके इनकम साइड चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, ये आपकी रेगुलर इनकम है, ठीक है, अगर आपको हर साल दी जाती है क्योंकि जनरल डोनेशन है, ठीक है, तो ये आपका सीधे सीधे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड चला जाएगा। अब हम बात करते हैं लीगेसी की। तो लीगेसी क्या है? विरासत है, कोई मरते हुए आपके
जो ऑर्गेनाइजेशन उसके नाम पे कुछ कर गया है, ठीक है। तो ये जो है रिकरिंग तो नहीं है, हर साल होने वाला तो नहीं है, कोई फिक्स तो नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये रेवेन्यू नेचर का नहीं है, कैपिटल नेचर का है, ठीक है। और मरने वाला जो है वो यूज स्पेसिफाई भी कर सकता है कि ये स्पेसिफाई इसी काम के लिए यूज आना है, ठीक है। अगर वो स्पेसिफाई कर दिया तो सीधे सीधे लायबिलिटी में जाएगा। अगर उसने यूज स्पेसिफाई नहीं किया है तो फिर इसको रेवेन्यू नेचर का मान के और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है उसमें किसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, इनकम इसको मान लिया जाएगा, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फी की अगर हम बात करते हैं तो लाइफ मेंबरशिप फी एक फिक्स अमाउंट कर देती है कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कि भाई इतना आप दे दो और लाइफ टाइम आप मेंबर हो जाओगे। तो लाइफ टाइम मेंबरशिप फी जो है ये पीरियडिक सब्सक्रिप्शन की बजाय एक बार में दे दिया जाता है, तो सीधे सीधे आपकी कैपिटल रिसिप्ट के रूप में, ठीक है, आप क्या मानोगे, कैपिटल रिसिप्ट के रूप में इसको मानोगे और सीधा आपकी कैपिटल जनरल फंड में ये ऐड हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं एंट्रेंस फी। तो एंट्रेंस फी भी दो तरीके से हो सकती है। एक तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मेंबर बनाने के लिए आपका एजुकेशनल जैसे नहीं है, तो एक ही बार आप जब जुड़ोगे तब आप मेंबरशिप फी दोगे, सिंगल टाइम रहेगी और बड़ा अमाउंट रहेगा, ठीक है। दूसरा है एजुकेशनल और वो आपका बार बार आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्लब्स जैसे हैं, कुछ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, वहां पे हाई रहती है और जो आपके एजुकेशनल है वहां पे लो रहती है। दोनों केस में कैपिटल और जनरल फंड में सीधे सीधे डाल दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेल ऑफ ओल्ड असेट। कोई पुरानी संपत्ति आपने बेची है तो क्या होगा। तो देखिए कोई पुरानी संपत्ति अगर आपने बेची है तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा और सीधे सीधे वो हटेगी कहाँ से, बैलेंस शीट से। कोई 800 रुपए का फर्नीचर था, आपने 700 रुपए का बेचा है, तो ये 100 रुपए का लॉस आपका एक्सपेंडिचर साइड दिखाया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, और जो आपका असेट्स है उसमें से 800 रुपए कम होंगे, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है कि असेट्स में से पूरे 800 कम होंगे और जो आपका 700 में बेचा 100 रुपए का लॉस है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 100 रुपए आपका एक्सपेंडिचर दिखाया जाएगा, ठीक है। सेल ऑफ पीरियडिकल्स, कुछ मतलब न्यूज़पेपर या कुछ मैगजीन या कुछ ऐसा निकालते हैं हर महीने का, बहुत सारे ट्रस्ट से आता है, ठीक है। तो वो सीधा सीधा इनकी इनकम में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स का अगर क्लब है तो वो जैसे यूज्ड मटेरियल है, उसका ओल्ड बॉल है, बैट्स है, नेट्स है, उनका वो सीधे बेच देता है तो उसकी इनकम में आएगा। पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, आप के जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं अंदर, ठीक है, उनकी आप पेमेंट देते हो, वो सीधा सीधा आपके क्या है, एक्सपेंडिचर है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एंडोमेंट फंड क्या है, एंडोमेंट फंड मींस अक्षय निधि। कोई पर्टिकुलर काम के लिए आप जैसे निकालते हैं ना बहुत सारे मंदिर या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की, हमको ये करना है, हमको ये बिल्डिंग बनवानी है तो इसके लिए हमको ये चाहिए, उन्होंने अपना एक फंड निकाल दिया कि इस ये चीज करवाने के लिए हमें चाहिए, उसको एंडोमेंट फंड बोलते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर फंड हो गया, एक पर्टिकुलर काम के लिए आपने बनाया है, इसलिए वो क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है और लायबिलिटी साइड में उसको दिखाया जाएगा क्योंकि स्पेसिफिक पर्पज वो फंड है। इसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट। तो गवर्नमेंट ग्रांट भी जो है अलग अलग हो सकती है, ठीक है। मेंटेनेंस के लिए दी जा रही है हर साल तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाएगा, ठीक है। अगर जो है वो कैश सब्सिडी भी है, गवर्नमेंट ग्रांट किसी ऑर्गेनाइजेशन को सब्सिडी भी देती है तो वो सब्सिडी भी हम जो है रेवेन्यू इनकम के रूप में उसको दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है। इसके बाद है स्पेशल फंड्स। तो अगर कोई स्पेशल फंड्स कोई बनाता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई प्राइज देना उसके लिए स्पेशल फंड बना दिया, ठीक है, तो वो स्पेशल फंड के लिए जो जो मेंबर देंगे और फिर उसमें से इतना प्राइज चला जाएगा तो वो एक स्पेशल फंड हो गया, ठीक है। वो फंड बना लिया उसने, वो उसका जो इंटरेस्ट होगा वो भी उसी स्पोर्ट्स फंड में जुड़ता रहेगा। मीन्स ऐसा नहीं है कि वो जो जिन लोगों ने उसमें दिया था उनको मिल जाएगा समझे, आप कोई प्राइज के लिए बना लिया तो वो एक बार लोगों ने दिया, फिर उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी उसी में चलता रहेगा और उसी तरीके से फंड आगे चलता रहेगा। अगर ये स्पेशल फंड का जो बैलेंस है वो नेगेटिव है, ठीक है, तो इसको डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, और इसी तरीके से पूरा चलाया जाएगा, ठीक है। तो कोई स्पेशल फंड है, जब तक वो पॉजिटिव में चलता रहेगा वो उसी फंड में, स्पेशल फंड में डाला जाएगा, ठीक है। स्पेशल फंड लायबिलिटी में रहेगा, असेट साइड मतलब जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें, ठीक है, लायबिलिटी साइड। और अगर ये नेगेटिव हो जाता है तो इसको एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड दिखाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद कोई स्टेशनरी है, ठीक है,
तो स्टेशनरी पे जो भी आप खर्चा कर रहे हो वो आपका रहेगा ही एक्सपेंडिचर में, ठीक है। अगर लास्ट में जो आपका क्लोजिंग स्टॉक बचता है उसको आपको असेट में दिखाना है बैलेंस शीट में, ठीक है। अगर बच जाता है तो वो आपकी असेट है। तो ये पूरा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का हमने देखा कि अकाउंटिंग किस तरह से करते हैं अपनी, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो इसको ध्यान रखें और इससे नोट्स जरूर बनाएं। मैंने आपसे बोला कि जो स्पेशल आपके 2 सब्जेक्ट्स हैं उनके नोट्स जरूर बनाएं, किताबें आपके पास हों तब भी ये आपके बहुत काम आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो अपना बहुत ध्यान रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।